कल हम लोग देख रहे थे फोटोग्राफिक एप्लीकेशन और हमने बताया बॉन्ड एंगल। मेरा टॉपिक चल रहा था बॉन्ड एंगल, मतलब किसी मॉलिक्यूल्स में दो बॉन्ड के बीच का एंगल। ये मॉलिक्यूल है ए बी ए, इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो कि डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। और हमने 4 रूल लिखवाया था। पहला रूल ये लिखवाया था कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती जाएगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, और यदि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटने लगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। और यदि लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाए तो बॉन्ड एंगल घटेगा। और यदि कहीं डबल बॉन्ड का केस आ गया और सिंगल बॉन्ड का भी केस है तो ऐसे केस में किसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? हाँ, डबल बॉन्ड रिपल्सन ज़्यादा है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड के बीच का एंगल ज़्यादा होगा कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये 4 रूल हम बताए थे और उसी रूल पर हम क्वेश्चन लगवा रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने लगवाया था, बाकी क्वेश्चन और देते हैं, लगा के देखो। हाँ, अमोनिया NH3 किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? बोलो। हाँ, अमोनिया का, क्योंकि इसमें साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सुनाया था। और बताओ इसके अलावा। हाँ, ये बताओ NH4 प्लस अमोनिया एमाइड, इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, तीनों में फर्क क्या है? इन तीनों में फर्क क्या है? क्या सेंटर एटम में फर्क है? कहाँ? सेंटर एटम सबका सेम है। नाइट्रोजन पहले समझ के बोला, ऐसे नहीं। इन तीनों में क्या सेंटर एटम बदल रहा है, साइड बदल रहा है, लोन पेयर बदल रहा है, या बॉन्ड की संख्या बदल रही है? बोलो। हाँ, लोन पेयर बदल रहा है। कैसे? देखो सामने। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर बनाते समय बड़े एटम को बीच में रखा जाएगा और छोटे एटम को साइड में, सराउंडिंग में। हाँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 में से 1 लॉस हो गया, प्लस का मतलब 1 लॉस, तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन बचा एन के पास। अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक हाइड्रोजन हीलियम की स्टेबिलिटी चाहता है, तो हीलियम की स्टेबिलिटी पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 2 की शेयरिंग कर जाएगा। कर लिया? हाँ, करने के बाद कहीं भी इसके बाद लोन पेयर नहीं बचा, पॉजिटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर नहीं है। हाँ, इसमें देखो नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए हाइड्रोजन के साथ, जबकि वैलेंस शेल में कितना था? 5। 3 शेयरिंग कर लिया, बताओ 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर बचा, 1 लोन पेयर बचा। हाँ, NH2 माइनस में देखो 2 बॉन्ड बन गए, वैलेंस शेल में कितने थे? 5। नेगेटिव चार्ज से क्या हुआ? 6 में से 2 बॉन्ड बनाया, बचे कितने? 4। तो 4 के 2 जोड़े बनेंगे, 2 लोन पेयर। हाँ, ध्यान से देखो, तीनों का सेंट्रल एटम क्या है? सेम। तीनों का सेंट्रल एटम सेम, साइड एटम भी क्या है? सेम। हाँ, लोन पेयर डिफरेंट है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें कोई भी लोन पेयर हाँ नहीं है। तो हमने कंसेप्ट क्या सुनाया? जिसमें लोन पेयर की संख्या ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि 2 लोन पेयर है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। जिन्हें सुनाया था लोन पेयर की संख्या बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल घटता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। अच्छा, ये बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सबसे ज्यादा सेकेंड, मतलब NO2 प्लस, उसके बाद फिर NO2,
हाँ, क्या कंसेप्ट लगा? हाँ, लोन पेयर। इसके पास कोई लोन पेयर है? इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो, मतलब एक लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम। सही है। हाँ, इसका बताओ। हाँ, पहले इन दोनों का बताओ। पहले इन दोनों का बताओ, पहले इन दोनों का बताओ, बाद में पहले इनको बताओ। किसका ज्यादा होगा? सही है, सही है। ये बताओ। ओ सही है, सही है। अच्छा, अब ये बताओ, इसमें बताओ, बोलो। गलत, ये ज्यादा है, यहां गलती हो गई। इसका ज्यादा है, इसका कम है। और एनसीईआरटी में तो वैल्यू भी लिखी है, एनसीईआरटी में इनकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी लिखी। कितनी वैल्यू लिखी है? हम लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ, इसमें इसकी बॉन्ड एंगल दिखा रहा है 110.8 और इसका बॉन्ड एंगल है 103.2 और इसका बॉन्ड एंगल है 104.5। ये एनसीईआरटी की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है इससे, चलो ये भी सही था। ये वैल्यू बड़ी है, ये भी सही था। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करो तो बताओ, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। मतलब OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है कंपेयर टू वाटर। फिर कहोगे यहाँ गलत कैसे हो गया? गलत इसलिए हो गया कि यहाँ तुमको लगना था चौथा रूल, अब तुमने लगा दिया सेकंड रूल। तुमने सेकंड रूल ये लगाया कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो इसकी कम है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए। जबकि यहाँ लगा चौथा रूल। चौथा रूल क्या है कि डबल बॉन्ड रिपल्सन मोर देन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये OCl। बताओ, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 शेयरिंग कर लिया, बचा कितना? 4। मतलब यहाँ 2 लोन पेयर है। ठीक, 6 बगल में यहाँ भी ऐसे ही हाल है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं। ठीक, सामने देखो। बताओ, ये क्लोरीन किस पीरियड में आता है? 3rd पीरियड। टेबल याद होना चाहिए, सबके दिमाग में टेबल होना चाहिए। पीरियड टेबल ध्यान देके बताओ, क्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है? 3rd। और जब ये 3rd पीरियड का है तो मतलब इसमें 3 शेल है, और शेल 3 तो सब शेल भी 3 होगी, और सब शेल 3 तो मतलब 3s भी है इसके पास, 3p भी है और 3d भी, और d खाली है। क्लोरीन का d वैकेंट है। सामने देखो, क्लोरीन का d वैकेंट है, तो होगा क्या? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट d में डाल देगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की। याद रखना, केमिस्ट्री में कंसेप्ट तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर जगह। कहीं भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, सामने कम है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। अच्छा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये p सबशेल के अंदर है और गया कहाँ? क्लोरीन के d में, और बना दिया डबल बॉन्ड, पहला सिग्मा दूसरा पाई। इस पाई बॉन्ड का नाम है p पाई d पाई। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है p पाई d पाई टाइप का, और जब यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ऐसे ही आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड होगा। जैसा यहाँ डबल है ऐसा यहाँ डबल होगा। लोन पर तो है, हाँ, लेकिन वैकेंट नहीं है, तो यहाँ केवल सिंगल रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? डबल। और चौथा रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड रिपल्सन मोर देन सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये एंगल ज्यादा और ये एंगल क्या होगा? कम। बोलो। अच्छा, तुम लोगों ने यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट लगाया था और कहा था साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा है भी। बोलो, जरा ध्यान से देखो, ये वास्तव में ये ज्यादा है इसलिए क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है। ध्यान से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है जबकि यहाँ डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कितना, देखो ध्यान से। इन दोनों में पी पाई डी पाई का केस है ही नहीं।
लोन पेयर है लेकिन वैकेंटी नहीं है, यहाँ भी लोन पेयर है लेकिन वैकेंटी नहीं है। तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड का तो कोई केस है ही नहीं। और जब डबल बॉन्ड का कोई केस ही नहीं है तो सेकंड रूल के अनुसार साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू बस कितनी बड़ी, बताओ कितना डिफरेंस है। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं है, या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्लोरीन के पास वैकेंट डी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड से यहाँ चौथा रूल लग जाएगा कि डबल बॉन्ड रिपल्सन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। बताओ डिफरेंस देखो यहाँ, ये डिफरेंस ज्यादा है और ये डिफरेंस कम है, मतलब सेकंड रूल के अनुसार जब लगाएंगे तो डिफरेंस बहुत कम आता है, और चौथा रूल जब लग जाएगा तो डिफरेंस, इसका मतलब चौथे रूल का महत्व ज्यादा है। जहां पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड एंगल पर असर ज्यादा आएगा। बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड एंगल इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है पी पाई डी पाई, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है केवल, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि लोन पर तो है लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंटी नहीं है। तो जहां चौथा रूल लगे उसको महत्व ज्यादा देना। दोनों बात समझ में आई। अच्छा यहाँ सेकंड रूल लगाएंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखो इन दोनों में कंपेयर करो तो बताओ सेंटर एटम दोनों का सेम है, साइड एटम बदल रहा है, और कंसेप्ट क्या कहता है सेकंड रूल कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी तो बॉन्ड एंगल, तो बताओ ज्यादा तो है ही है। अच्छा चौथा रूल लगाएंगे तो चौथे रूल के अनुसार यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ, और डबल बॉन्ड रिपल्सन, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा। मतलब यहाँ सेकंड रूल भी लग रहा है और चौथा रूल भी लग रहा है, लेकिन जो डिफरेंस तुमको दिख रहा है ये डिफरेंस किसकी वजह से है, चौथे रूल की वजह से, सेकंड रूल की वजह से। क्योंकि सेकंड रूल जब लगता है तो डिफरेंस कम आता है, चौथा रूल जब लग जाएगा तो डिफरेंस, इसका मतलब चौथे रूल का महत्व ज्यादा है। बोलो बात समझ में आई। ये बताओ PF3 और PS3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये जो सेकंड रूल लगाते हैं तो सेकंड रूल लगाएंगे तो बताओ साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ सेंटर एटम सेम है ना, सेंट्रल एटम सेम है ना, साइड में क्या है हाइड्रोजन, साइड में क्या है फ्लोरीन, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है तो बॉन्ड एंगल, तो सेकंड रूल के अनुसार इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए। अच्छा फोर्थ रूल क्या बोलता है कि जहां डबल बॉन्ड आएगा उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो फास्फोरस और ये है फ्लोरीन, हाँ ध्यान से देखो, बताओ फास्फोरस के पास वैकेंटी है कि नहीं, बताइए कौन सा पीरियड है, तो जब थर्ड पीरियड है तो उसमें 3 शेल होगी, सब शेल भी 3 होगी, SP D, तो बताओ उसमें D खाली पड़ा है। और ठीक सामने फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो फ्लोरीन अपना लोन पे उठा के इसके वैकेंट D में देगा। बताओ डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड से इसका बॉन्ड एंगल, तो बताओ ये चौथा रूल लग गया। तो चौथे रूल के अनुसार इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सेकंड रूल के अनुसार इसका ज्यादा होगा। बताओ महत्व किसका है, चौथे रूल का, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये सही है। PF3 का बॉन्ड एंगल PS3 से ज्यादा है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। फोर्थ रूल लग रहा है और फोर्थ रूल का महत्व सेकंड रूल से ज्यादा है क्योंकि फोर्थ रूल में एंगल का वेरिएशन ज्यादा है। हाँ तब इस बात को सुन के मन में क्वेश्चन उठेगा, इसका मतलब हमको चौथा रूल लगाने के लिए पी पाई डी पाई बॉन्डिंग को देखने के लिए पी पाई डी पाई को देखने की कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड होगा। तो हम कैसे खोजेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग को कैसे खोजें। और देखो ये भी क्वेश्चन आता है मेरे सामने 4 मॉलिक्यूल लिखे रहेंगे, आप पूछिएगा किस मॉलिक्यूल में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हम कैसे खोजें कि इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, चौथा रूल हमको लगाना है, कैसे खोजेंगे इसके। तो इसकी कंडीशन क्या, देखो सामने कोई भी तुमको कोई मॉलिक्यूल दिख जाए, इसमें 2 एटम होंगे, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और ठीक बगल वाले के पास D होना चाहिए, बस
यदि किसी मॉलिक्यूल्स में दो एटम में एक के पास लोन पेयर है और ठीक बगल वाले के पास वैकेंट डी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब उसमें पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? चेक करें हम, बोलो। कोई भी मॉलिक्यूल सामने रख देंगे, अब बताना पी पाई डी पाई है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं। हाँ बताओ, CO2 में है, बोलो नहीं है। SiO2 में बोलो हाँ है। SO2 में बोलो हाँ, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं। अच्छा क्यों है इसमें? ये थर्ड पेयर का है, थर्ड इसमें वैकेंट डी है और सामने लोन पेयर है, ये भी थर्ड पेयर का, वैकेंट डी और लोन पेयर। अच्छा बताओ इसमें होगा, बोलो हाँ होगा। बताओ फास्फोरस थर्ड पेयर का है, वैकेंट डी है और सामने ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। बोलो समझ में आया? तो कहीं भी सिलिकॉन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाँ इसके बीच बन सकता है बॉन्ड पी पाई डी पाई? तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है ना, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही है, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही, और सिलिकॉन के पास वैकेंट। बताइए थर्ड पेयर का है कि नहीं? सिलिकॉन थर्ड पेयर में आता है ना, तो उसमें वैकेंट डी होगा, तो निश्चित लोन पेयर के वैकेंट डी में जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, कोई एग्जाम्पल देके बताया पूरा। ये क्वेश्चन NCERT का है, ये देखो, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राइसिलेन अमाइन। हाँ इसके बीच का बॉन्ड एंगल θ1, इसके बीच का बॉन्ड एंगल θ2। बताओ θ1 θ2 का ऑर्डर क्या होगा? θ1 मोर देन θ2 या θ2 मोर देन θ1? नन। क्या सही होगा? किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? सोच लिया? हाँ बताओ सिलिकॉन किस पेयर का है? कार्बन, इसमें दो शेल होगी S और P, जबकि इसमें थर्ड पेयर है, इसमें 3 शेल है, तो सब शेल भी कितना होगा? 3, तो 3S 3P और 3D। बताओ इसमें D खाली है, तो इसका लोन पे इसके वैकेंट D में जाएगा। अच्छा ये लोन पे कभी इसको देगा, तो कभी इसको देगा, तो कभी इसको देगा, मतलब ये बॉन्ड पार्शियल होता है, पार्शियल शिफ्ट करता रहता है, रेजोनेंस में रहता है, कभी इसको तो कभी इसको तो कभी इसको। मतलब यहाँ भी पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, जबकि ऐसा ही डबल यहाँ आ सकता है, लोन पे है लेकिन सामने वैकेंट डी, तो यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल सिंगल, जबकि यहाँ क्या है? डबल डबल डबल। और डबल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो बताइए ये एंगल क्या हो गया? ज्यादा, ये एंगल क्या होगा? कम, मतलब θ1 मोर देन θ2। ठीक है, इसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन, इसका नाम है ट्राइसिलेन अमाइन, ट्राइसिलेन अमाइन। इसका नाम क्या है? ट्राई मिथाइल अमाइन। हाँ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जब आप ट्राइसिलेन अमाइन, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है P पाई D पाई। नाइट्रोजन का लोन पर P का गया सिलिकॉन के D में और बनाया डबल, पहला सिग्मा दूसरा पाई। कौन सा पाई? D पाई P पाई, D पाई P पाई बोलो, P पाई D पाई बोलो, एक ही चीज है। यह चौथा रूल। हाँ ये बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड कि आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड?
आर्सेनिक ट्राई, हाँ इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी में डाल देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड से रिपल्सन बढ़ेगा, एंगल बढ़ जाएगा, इसका एंगल ज़्यादा, इसका एंगल कम। ये पी पाई डी पाई का केस है। अच्छा, ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का नाम, ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का नाम इस क्लास में आज से पहले कभी सुना था? आज से पहले इसी क्लास में कभी सुना था पी पाई डी पाई का नाम? कहाँ सुना था? जब हाँ हाँ हाँ, और टॉपिक क्या चल रहा था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने कहा था कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है। क्यों ज़्यादा है क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी? तो उसका हमने जवाब क्या दिया था कि क्लोरीन में थर्ड पीरियड का होने की वजह से इसमें 3 सबसेल होगी, और sp d और d इसका खाली पड़ा है, तो होगा क्या? क्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी में डाल देगा, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो एक क्लोरीन का लोन पेयर सामने वाले क्लोरीन के वैकेंट डी में जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, पी पाई डी पाई। तो ये नाम हमने पहले एक बार लिया था जब हम बॉन्ड एनर्जी पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कॉपी खोल के देख लो, वहां पे हमने एक टेलर दिखाया था, आप थोड़ा फिल्म दिखाएंगे उसका डिटेल में, क्योंकि पी पाई डी पाई का महत्व है। कॉपी खोल के देख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाते समय हमने लाइन लिखवाई है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है। तो क्यों कम है? क्योंकि क्लोरीन में डबल बॉन्ड है पी पाई डी पाई, और ये बॉन्डिंग फ्लोरीन में नहीं है। देख लो कॉपी में है कि नहीं? हाँ, कॉपी में तभी होगा जब क्लास किए होंगे, तब ना, जब सब मजा लेंगे सारे त्योहारों का, हर फेस्टिवल का मजा लेंगे, क्लास छोड़ेंगे तो कॉपी में कहाँ से आएगा? तो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसको डिटेल पढ़ने से पहले एक हल्का सिंबल दे देते, पहले से ही अलर्ट कर देते सबको। लेकिन जो लगातार क्लास करता रहेगा उसको सारी बातें मिलती जाएंगी, और जो बीच में एब्सेंट हो जाएगा तो उसका फिर नुकसान होगा। तो हमने ये हिंट पहले ही दिया था, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल पढ़ा रहे हैं इसके बारे में। पी पाई डी पाई के एग्जाम्पल ज्यादा दिखा रहे हैं कि कहीं भी 2 एटम है, एक के पास लोन पेयर है और ठीक सामने वाले के पास वैकेंट आर्गन है, वैकेंट डी, तो वहां बन जाएगा पी पाई डी पाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, डी खाली है मतलब डेंसिटी कम है, सामने लोन पेयर हाई डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। ये कंसेप्ट पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई कर दो, हर जगह आगे चल के रिजोनेंस आएगा, मेसोमरी के इफेक्ट आएगा। रिजोनेंस में भी तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, रिजोनेंस बोलो, कंजुगेशन बोलो। जैसे पानी ढलान की तरफ जाता है, पानी को गिरा दो तो जहां ढलान मिलेगी सड़क जाएगा, तो पानी हमेशा जाता है ढलान की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। हाँ बोलो, समझ में आया? अच्छा, और एग्जांपल दिखाते हैं पी पाई डी पाई के। जैसे हमने बोला P4O10 में ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के डी में जाएगा, बनाएगा डबल बॉन्ड, पी पाई डी पाई। अब क्वेश्चन आएगा इसमें कितने डबल बॉन्ड है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि P4O10 में कितने सिंगल बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड, कितने सिंगल और कितने डबल? 6 सिंगल, सिंगल कितने? 6। देखो सामने, देखो देखो P4O10 क्वेश्चन है, इसमें कितने सिंगल और कितने डबल है, और डबल जो भी है वो पी पाई डी पाई टाइप का है। तो कैसे है देखो सामने। हाँ देखो, फास्फोरस, नेचर में जो फास्फोरस होता है वो P4 के फॉर्म में पाया जाता है। नेचर में जो फास्फोरस मिलता है हमको वो P4 के फॉर्म में मिलता है, और P4 का स्ट्रक्चर देखो ये है।
ये P4 का स्ट्रक्चर है। इस P4 में P और P के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये 60 डिग्री के आसपास है, 60 के आसपास है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 शेयरिंग कर लिया, बचा कितना 2, मतलब हर एक के पास एक एक लोन पेयर भी है, 1 2 3 4 5। हर फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट है, ये एलिमेंट 15 ग्रुप का है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने हो गए 5, 5 में से 3 शेयरिंग कर लिया, 1 2 3 और बचा 2। तो हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर भी है। ये फास्फोरस का, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। और इसमें बॉन्ड एंगल पूछा था एक बार 60 डिग्री। फिर क्योंकि बॉन्ड एंगल क्यों पूछा है, इतने सारे मॉलिक्यूल एंगल छोड़ करके इसका एंगल पूछने का मतलब क्या है? जवाब इसलिए कि इसके एंगल में खासियत है। नेचर में सबसे स्टेबल एंगल 109 होता है, टेट्राहेड्रल एंगल सबसे स्टेबल एंगल होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में एंगल 109 से घट जाए या 109 से बढ़ जाए तो उसमें तनाव डेवलप करता है, तनाव, जिसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। और जिस मॉलिक्यूल में तनाव आ जाएगा उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। ध्यान से देखो, बताइए एंगल 109 से कम है, देखो इसका मतलब 109 से कम है, इस मॉलिक्यूल में तनाव है, क्योंकि सबसे स्टेबल एंगल तो 109 होता है। और 109 से घटना, 109 से बढ़ना, दोनों में तनाव डेवलप करेगा। तो बताया 109 से कम है ना, मतलब इस मॉलिक्यूल में तनाव है, एंगल स्ट्रेन है, और इस तनाव की वजह से इस फास्फोरस को एयर में रखो तो बर्न कर जाएगा। इसलिए व्हाइट फास्फोरस को कभी खुली हवा में नहीं रखते, इसको पानी में रखा जाता है, ठंडे दिमाग में, ताकि ठंडा रहे, बर्न ना करने पाए। तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? कोल्ड